वेलकम स्टूडेंट्स टू कोनार्क बायोलॉजी क्लासेस। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए और 2 लेक्चर के आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी और सारे पॉइंट आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे और उस रिवीजन के साथ आपको आगे जाना है। एक्चुअली जब आप लेक्चर्स देखते हो तो लेक्चर देखने से पहले आपको एनसीईआरटी किताब का सर्वे करना है। जैसे कि आपको याद आना चाहिए एक्सपी 16 या हम इस चैप्टर का पेज नंबर है 290 से लेकर 301 का, यानी एक चैप्टर की जो पेजेस है, चैप्टर आपको पेजेस आपको अच्छी तरह से पूरा पढ़कर एकदम रेडी रहना है और उसके बाद फिर हम मतलब आपको लेक्चर्स देखना है, ठीक है। नाउ इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जो कवर किया था कि हमने सबसे पहले देखा था कि जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन में मेन जो रोल होता है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का होता है कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है इनका जो डाइजेशन होने के बाद जो अमीनो एसिड्स बनते हैं, और आपको एक फैक्ट मैंने पीछे के 2 लेक्चर्स में बताई थी कि अमीनो एसिड जो एक्सेस होते हैं उनको बॉडी स्टोर नहीं कर पाती है और उस समय इस अमीनो एसिड का डीएमिनेशन लिवर में होता है। आपको पता है इसे यूरिया साइकिल कहते हैं। पिछले टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था कि स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ यूरिया साइकिल आपकी एकदम रेडी होगी। उस तरह से मैं मानकर आगे चल रहा हूँ क्योंकि अभी खुद को आपको डिसिप्लिन में रहना है, ओके। तो यूरिया साइकिल के अंदर आपने देखा यूरिया कैसे बनता है लिवर के अंदर, और फिर हमने यहाँ पर देखा था कि अलग-अलग एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं। मतलब अभी तक अगर आपको याद हो गई तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जैसे अगर आपको एक रिवीजन करना है तो एक्चुअली जब मैं एक्सक्रीट प्रोडक्ट कहूंगा तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे पहले याद आने चाहिए। तो आप कोशिश को याद करने की, तो पहला देखो, पहला प्रोडक्ट है अमोनिया जो कि बेसिक फंडामेंटल आप देखेंगे कि बेसिक टॉक्सिक प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। बाद में सेकंड है यूरिया, बाद में तीसरा यूरिक एसिड, बाद में TMAO ट्राइमिथाइल अमाइड ऑक्साइड जो है। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि ग्वानिन है। बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज एलेंटोनिन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। बाद में मैंने आपको सिखाया था कि एलेंटोनिन मोस्टली एम्ब्रियो में एक्सप्रेस होता है। बाद में आपने देखा कि यूरिक एसिड मैमल्स में हो रहा है। तो मुझे बिल्कुल पूरा पक्का कॉन्फिडेंस है कि मेरे पहले आपको याद आ रहे हैं सारे प्रोडक्ट। तो उस तरह से आपको एक बढ़िया रिवीजन करना है। मतलब लेक्चर सुनते वक्त आपको पूरे प्रिपरेशन के साथ लेक्चर को सुनना है और हो सके तो मेरे साथ ही पूरा कंटेंट आपका फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए। चलो अभी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। यूरिक एसिड मैमल्स में प्रोड्यूस होते हैं। बाद में मैंने आपको सिखाया था अनदर एक्सट्री प्रोडक्ट दैट इज ऑर्निथोरिक एसिड जो बर्ड्स में तैयार होता है। बाद में हमने देखा था कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी ब्रेकडाउन होने के बाद मतलब जैसे हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अगर आपको याद है तो बिलिरुबिन का कलर कौन सा होता है, याद करो। आपको याद आ रहा है बिलिरुबिन का कलर कौन सा है? ओके, तो बिलिरुबिन का कलर येलो होता है और बिलिवर्डिन का कलर ग्रीन होता है। अभी मैंने इसकी रिलेशन आपको बताई थी। देखिए RY ने बिलिरुबिन के अंदर R आता है तो उसके साथ Y को ध्यान रखना है। तो RY यानी बिलिरुबिन येलो और बिलिवर्डिन ग्रीन होता है यानी V के साथ G आता है। तो ये सारी मेमोरी ट्रिक्स है। तो आप इस तरह से आपको कंटेंट पूरा दिमाग के अंदर कॉम्पैक्टली अच्छे तरह से फिट करना है। कंटेंट जितना आपके दिमाग में अच्छे से फिट होगा MCQ सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी बढ़ने वाली है, ओके। बाद में मैंने आपको सिखाया था क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन, उसका डिफरेंस आपको याद होगा। आप अभी नोटबुक लेकर उसके डिफरेंसेस खत्म होते ही उसको याद करो, एक बार उसको अच्छे से रिवीजन करो। और लास्ट में जो एक्सट्री प्रोडक्ट देखा था अमीनो एसिड। तो इस तरह से एक्सट्री प्रोडक्ट की बढ़िया लिस्ट हमने देखी थी, सारे प्रोडक्ट हमने देखे, उसके एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल आपको याद करना है। रोटीफर के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था तो उसका वीडियो भी अपने ऐप्स के अंदर ऑलरेडी है प्रेजेंट। आप रोटीफर एक बहुत ही मतलब एक अमेजिंग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसके माउथ के अंदर जैसे सीलिया का व्हील जैसे स्ट्रक्चर चलता है। तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो रोटीफर को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ओके। क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा वीडियोस है अभी अपने यहाँ पर थोड़ा लिमिटेशन है। मतलब जैसे डिजिटल बोर्ड हमारे यहाँ पर नहीं है, हम आगे चलकर उसकी भी सुविधा करने वाले हैं, लेकिन वो सारी कमियां हमारे ऐप्स के थ्रू पूरी होने वाली है, ठीक है। ओके, अभी हमने एक्सट्री प्रोडक्ट देखे थे। अभी एक्चुअली आज जो हमें टॉपिक कवर करना है, फिर हमने 3 मोड ऑफ एक्सक्रीशन देखे थे, मेजर, माइनर। लास्ट टाइम हमने एक सर्वे देखा था कि इनवर्टिब्रेट के अंदर आप देखेंगे तो इनवर्टिब्रेट के अंदर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट के अंदर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है
दैट इज किडनी वहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो एक पूरा सर्वे हमने लास्ट टाइम यहाँ पर देखा था, बाद में मैंने आपको खास करके अमीनो एसिड का बहुत अच्छे से रिवीजन करा हुआ है अभी तक। ओके, क्योंकि नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स का यहाँ पर ज्यादा आपको रिलेशनशिप आने वाला है, तो आपको पिछले 2 लेक्चर पूरे दिमाग में एज इट इज मतलब उसको याद करके अभी 3rd लेक्चर को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा हुआ है, मतलब अभी तक हमने पेज नंबर 290 टू 91 तक हम गए एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। ओके, ना उसके बाद एक एक्चुअली चैप्टर के अंदर मुझे देखना है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमें देखना है यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर एक चार्ट भी है और ये डायग्राम भी है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जब आप देखते हैं इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट है पेयर ऑफ किडनी, सेकंड कंपोनेंट है पेयर ऑफ यूरेटर, मतलब हम देख रहे हैं पेयर ऑफ किडनी है, दिस इज द पेयर ऑफ यूरेटर है। बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और सिंगल यूरेथ्रा। सो दीज आर दी 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आप अभी तक लोअर स्टैंडर्ड में आपने इसकी रिवीजन बहुत अच्छे से की भी है। तो यहाँ पर देखना कि पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, these are the components of human excretory system। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्चुअली किडनी मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्चुअली इस पूरे डायग्राम एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम आपके सामने, तो इसको हम शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो एक्चुअली मैंने जो यहाँ पर लिखा है आरके, आरके का मतलब राइट किडनी और एल के मतलब लेफ्ट किडनी, यानी 2 किडनीज है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। अभी ध्यान रखना कि इस किडनी की पोजीशन आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हमारा जो बीच में वर्टिकल कॉलम होता है उसके दोनों साइड में किडनीज होती है, और इस किडनी के साथ ये जो 2 कनेक्शन यहाँ पर जुड़े हैं, मैंने 2 अलग कलर में दिखा है। ये जो पोर्शन है ये डोर्सल एओर्टा है और ये जो पार्ट है दैट इज इंफीरियर वेना कावा। अभी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम सीखा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हार्ट है और ये हार्ट से जो निकलता है एओर्टा, आपने दिखा है, आपने सीखा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पूरे तरह से समझा है कि हार्ट से जो निकलता है स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एओर्टा। फिर एओर्टा नीचे जाकर बॉडी के सेंटर से रन होता है, तो इसे कहते हैं डोर्सल एओर्टा। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, मैं कुछ शॉर्टकट यूज करता हूँ, लेकिन शॉर्टकट अभी लिखे हुए हैं क्योंकि जगह की कमी होती है, लेकिन मैं एक्चुअली उसको ओरली भी रिवाइज करता हूँ, तो आपका बोलने पर और डायग्राम के तरफ दोनों तरफ अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो हार्ट से जो एओर्टा निकला दैट एओर्टा इज कॉल्ड डोर्सल एओर्टा, जो नीचे जा रहा है और नीचे जाके वो किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। तो सेम स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ पर भी ये डोर्सल एओर्टा है, और यही डोर्सल एओर्टा आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सेंटर से निकलता है और नीचे जाके 2 लेग्स के अंदर फिर वो डिवाइड होता है, ठीक है। उसी तरह से 2 लेग से जो ब्लड आ रहा है दैट इज तो ये है, और यहाँ पर बन गया इंफीरियर वेना, मतलब ये इंफीरियर वेना क्या हुआ और मतलब ये आगे चलकर इंफीरियर वेना क्या हुआ के साथ कनेक्ट होता है। यानी ध्यान रखना कि किसी भी ऑर्गन को, आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ब्लड सप्लाई करने के लिए 2 कनेक्शन होते हैं। एक होता है रीनल आर्टरी, जैसे मैंने रेड कलर का जो दिखा है यहाँ पर सिंबल आप चेक करना है, रेड कलर का मैंने दिखा है वो रीनल आर्टरी है, मतलब जैसे डोर्सल एओर्टा से ब्लड जा रहा है किडनी के अंदर तो थ्रू रीनल आर्टरी जा रहा है, और किडनी का जो ब्लड है फिल्टर होने के बाद बाहर आ रहा है तो दैट इज शोन बाय ब्लू कलर एंड दैट इज कॉल्ड रीनल वेन। अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपको मैंने सिखाया था कि लीवर में यूरिया बनने वाला है, लीवर का बना हुआ यूरिया ब्लड में आएगा और वो थ्रू डोर्सल एओर्टा जब आप देखेंगे तो किडनी की तरफ आएगा। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो रीनल आर्टरी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रीनल आर्टरी, ये मैंने रेड कलर में यहाँ पर दिखा रीनल आर्टरी, तो रीनल आर्टरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो रीनल आर्टरी का ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन उसके अंदर यूरिया ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन आपका वैसे ध्यान रखना कि रीनल आर्टरी का ब्लड ऑक्सीजनेट होता है लेकिन उसमें यूरिया ज्यादा होता है, क्योंकि उसे जो यूरिया सप्लाई हो रहा है वो लीवर से आ रहा है। लीवर में जो बना हुआ पूरा यूरिया ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर अभी रीनल आर्टरी से किडनी में आ रहा है, क्योंकि किडनी फिल्टरेटिंग यूनिट है। आपको पता है किडनी का काम है यूरिया को फिल्टर करना, लिवर का काम है यूरिया को बनाना, और किडनी का काम है तो यूरिया को फिल्टर करना। इसलिए रीनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड आने वाला है ऑक्सीजन ब्लड है, उसके अंदर यूरिया ज्यादा है। यानी इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो रिनल वेन है, मतलब क्या होगा कि आपको पता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो बाद में दिखने वाले, जैसे यहाँ पर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा है, नेफ्रॉन इस तरह से किडनी के अंदर नेफ्रॉन सारे स्ट्रक्चर्स हमें बाद में डिटेल देखना है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड है आप देख रहे हैं कि जो रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, फिर बाद में यहाँ पर एक छोटी सी ब्रांच है उसकी बनती है दैट इज कॉल्ड एफरेंट रीनल आर्टेरियोल, और एफरेंट रीनल आर्टेरियोल से ब्लड यहाँ पर जाने वाला है। जो बोवेन कैप्सूल आपको दिख रहा है यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसे ग्लोमेरुलस आप कहते हैं, और बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इफ्रंट आर्टेरियोल रीनल आर्टरी यहाँ से बाहर आता है, और फिर आप देख रहे हैं कि नेफ्रॉन के ये बाकी के जो पोर्शन है पीसीपी है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे असेंडिंग लिम्ब इस तरह से प्रेजेंट है, और ये डीसीपी और फिर ये सीपी है। लेकिन बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो एफरेंट यानी जो इनकमिंग ब्लड आर्टेरियोल था और ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और यहाँ पर बनता है ग्लोमेरुलस, ओके, और यहाँ पर एक नेटवर्क बनता है। एक्चुअली इस डायग्राम को बाद में देखने वाले, जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पर मैंने आपको इस डायग्राम को फिलहाल बताया हुआ है। इसको एक्चुअली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बाद में डिटेल देखने वाले हैं, ओके। एक प्राइमरी लेवल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पर करवाया है, तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर ऑक्सीडेंट ब्लड जो होता है इसके अंदर रीनल आर्टरी के अंदर ऑक्सीडेंट ब्लड और यूरिया ज्यादा, रीनल वेन के अंदर डीऑक्सीडेंट ब्लड यूरिया कम, क्योंकि जो यूरिया आया था ब्लड यहाँ पर एंटर हुआ, फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद बाहर जा रहा है, तो नेचुरली यूरिया विल बी लेस। अभी सेम पॉइंट मैंने आपको याद अगर आ रहा होगा तो मैंने आपको पीछे के एक लेक्चर में बताया था कि हिपैटिक आर्टरी, अगर आप हिपैटिक और हिपैटिक वेन का अगर पॉइंट देखते हैं तो हिपैटिक आर्टरी के अंदर आप जब आते हैं यहाँ पर देखते हो तो इसमें जो होता है यूरिया जो होता है कम होता है, और जबकि हिपैटिक वेन के अंदर यूरिया जो होता है इसके अंदर ज्यादा होता है। और यहाँ पर मतलब ध्यान रखना कि यहाँ पर यूरिया ज्यादा होता है, मतलब लीवर में एग्जैक्टली उल्टा है, क्योंकि हिपैटिक आर्टरी, देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान देना है। हिपैटिक आर्टरी के अंदर यूरिया कम होता है क्योंकि वहां पर जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर अमीनो एसिड्स होंगे, और अमीनो एसिड जाते हैं लीवर में, हिपैटिक यानी लीवर में ब्रेकडाउन हो गए, वहां पर यूरिया साइकिल रन होता है, और फिर जो ब्लड लीवर से बाहर आने वाला है नेचुरली इट कंटेन मोर यूरिया। तो ये दो जो पॉइंट है, मतलब इस तरह से चार क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं, ये दो क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से आपको रिवीजन करना है, और एक बेसिक पॉइंट अगर आप यहाँ पर समझते हो तो आपको कोई दिक्कत वहां पर आने वाली नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो किडनी है एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस किडनी के ऊपर एक मतलब कैप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये एड्रिनल ग्लैंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन ये ग्लैंड किडनी के साथ एसोसिएट होने की वजह से इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको एक कंसेप्ट बार-बार समझाना चाहता हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई भी चैप्टर सेपरेट नहीं है, सब चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम इनको क्लियरली वाटर टाइट कंपार्टमेंट के अंदर नहीं रख सकते हैं, इस तो इनको एक दूसरे के साथ हमें मिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ग्लैंड देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के कई सारे अल्टरनेट नेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका पहला अल्टरनेट नेम है सुप्रारीनल, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक वर्ड है रीनल का मतलब क्या होता है, तो रीनल मींस किडनी, हमेशा ध्यान रखना, रीनल का मतलब किडनी होता है। मतलब कुछ बेसिक रूट वर्ड्स मैंने आपको बताया थे, हिपैटिक का मतलब लीवर, रीनल का मतलब किडनी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सुप्रारीनल ग्लैंड है। सुप्रारीनल ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि सुप्रारीनल ग्लैंड मींस इफ यू सी हियर इट इज प्रेजेंट अबव द किडनी, एक किडनी के ऊपर होता है, और इसे कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। बाद में इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। Now why to say emergency gland, and whenever you get under worry, tension, anxiety, fear, जब भी आपके लिए कोई इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होती है, उस समय बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करने की जो रिस्पांसिबिलिटी हो एड्रिनल ग्लैंड की होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ग्लैंड को 3F ग्लैंड भी कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3F ग्लैंड को कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3F? 3F का पहला मतलब है फाइट, दूसरा है फ्लाइट, और तीसरा है फ्राइट। फाइट मतलब देखो जैसे आपके साथ कोई लड़ाई करने आ गया तो आप उसके साथ आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, आप उसके साथ फाइटिंग कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी मूवी के अंदर हीरो करता है आप देखते हैं कि नहीं, तो उस तरह से फाइट आप कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि फ्लाइट, यानी आप यहाँ से भाग सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप डर कर नीचे बैठ सकते हो। लेकिन तीनों कंडीशन में, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, तीनों कंडीशन के अंदर एड्रेनल ग्लैंड प्ले वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इसलिए ध्यान रखना कि इसलिए इसे कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। ओके, बाद में एड्रेनल ग्लैंड और एक नाम है, दैट्स कॉल्ड 4S ग्लैंड। Why to say 4S gland? Because this gland play important role in controlling the salt, sugar, development of sex organ and the source of energy. The source of energy मतलब whenever we get any kind of emergency condition, उस समय हमारे बॉडी में excess source of energy हमें available होती है and that is available by adrenal gland. Source of energy मतलब कई बार आप देखते हैं कि दुबला पतला आदमी है एक्चुअली, लेकिन जब उसका मतलब आप देखते हैं कि जब उसको गुस्सा आता है then he's got tremendous energetic, वो भी मतलब किसी के साथ पार्टी कर सकता है। उस समय उसके बॉडी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है that is given by adrenal gland। मतलब नेचर ने हमें इस तरह से एक सिस्टम देके रखी है कि आप कितने भी दुबले पतले हो, लेकिन जब आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस समय के लिए आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड। ओके, तो ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हम वैसे डिटेल बाद में देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया क्योंकि ये स्ट्रक्चर किडनी के साथ एसोसिएट होता है। बट रिमेंबर दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सिलरी सिस्टम। ओके, नाउ यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो किडनीज है यहाँ से नीचे जो डक्ट जा रही है दैट इज कॉल्ड यूरेटर। ओके, बाद में आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेटर ओपन हो रहा है और यूरेटर जो ओपन होते हैं, यूरेटर ऑब्लिकली ओपन होते हैं। आप देख रहे हैं ऐसे तिरछे ओपन हो रहे हैं ऑब्लिकली, मतलब दे आर नॉट ओपनिंग स्ट्रेट, दे आर ओपनिंग ऑब्लिकली। और यूरेटर का जो ओपनिंग है ऑब्लिक होता है that prevent the reverse flow of urine, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है और जब यूरिन यहाँ पर स्टोर होता है और अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसके जो कनेक्शन है, नीचे का पार्ट यूरेथ्रा है, यहाँ पर दो स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर वाला कंसेप्ट आपने सीखा है लोकोमोशन एंड स्केलेटन के अंदर, क्योंकि एक राउंड जैसे आप देखते हैं कि राउंड ओपनिंग जो होता है उसका कंट्रोल करने के लिए कुछ सर्कुलर मसल होते हैं और तो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होते हैं, कहते हैं स्फिंक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये स्फिंक्टर तो इनिशियली बंद होता है तो यूरिन यहाँ पर स्टोर होता है और एक्सेस यूरिन होने के बाद यूरिन फिर से यूरेटर में रिवर्स जाना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर यूरेटर ऑब्लिकली ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नाउ यहाँ पर आप जो डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, पॉइंट ए है कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर ये दो ओपनिंग दिख रहे हैं, ये यूरेटर के है यानी ऊपर से यूरिन आ रहा है। एक्चुअली यूरिन यहाँ पर कंटिन्यूअसली कलेक्ट होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे आपने सलाइन के अंदर देखा होगा उस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन यहाँ पर जमा होता है। मतलब 1 मिनट के अंदर 1.25 ml यूरिन हमारे बॉडी में तरता है। एवरी मिनट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 1.25 ml यूरिन, इसलिए दोनों किडनी मिलकर इतना यूरिन तरता है और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है। इसलिए यहाँ पर एक एडिशनल मैकेनिकल वॉल्व की जरूरत ना पड़े, इसीलिए यूरेटर ऑब्लिकली ओपन होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई यूरेटर ऑब्लिकली ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर? बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक अरेंजमेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ यूरिन इज गोइंग टू बी व्हाट प्रिवेंटेड। ओके, नाउ here you can see these are the two opening of urethra, these are the two opening of ureter and this is the one opening of urethra. Now these three openings are present in, you can say, the urinary bladder, and all these three openings together make a triangular shaped area and this area is called as a trigon। इस एरिया को हम ट्राइगन कहते हैं। तो what is a trigon? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दो ओपनिंग है यूरेटर का और ये ओपनिंग है यूरेथ्रा का और तीनों मिलकर यहाँ पर जो ट्रायंगुलर एरिया बना रहे हैं, ट्रायंगुलर एरिया इज कॉल्ड ट्राइगोन। तो ट्राइगोन के बारे में क्या याद रखना है। और लास्ट में यहाँ पर दिया यूरेथ्रा। ओके, एक्चुअली हम इसका एक एक पोर्शन डिटेल में सीखने वाले हैं। दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, एक प्राइमरी लेवल का एक्सप्लेनेशन है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे यूरेथ्रा, तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का जो जंक्शन होता है, यहाँ पर दो प्रकार के स्फिंक्टर्स होते हैं।
एक होता है बाहर वाला स्फिंक्टर, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और इसे कहते हैं हम इंटरनल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर स्ट्राइडेड मसल्स होती है, ध्यान रखना स्ट्राइडेड मसल्स। अभी आप जब भी स्ट्राइडेड मसल का एक पॉइंट ध्यान रखना, तो स्ट्राइडेड मसल की आप बात करते हो तो स्ट्राइडेड मसल्स आर वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब दे वर्क एज पर आवर विल। ओके, ऑन द कॉन्ट्री जो अंदर वाला स्फिंक्टर है, अंदर वाला स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बनता है, और आपको पता है कि स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होता है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसके कुछ बैकग्राउंड टॉपिक है। बैकग्राउंड टॉपिक के अंदर आपको एनिमल टिश्यू करना है, बायोमोलिक्यूल्स को चैप्टर करना है, एपिथेलियल टिश्यू को करना है, किंगडम एनिमली आपको रेडी होना चाहिए। ओके, बाद में आप देखेंगे कि स्केलेटन का कुछ पोर्शन आने वाला है, इसके अंदर आगे चलकर किडनी की पोजीशन बताते हो। यानी जो आपके पहले जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर आपके पूरी तरह से रेडी होने चाहिए। ओके, तो क्योंकि वो ऑल द टाइम दे एक्ट एज अ बैकग्राउंड फॉर यू। ओके, और जो मैं बैकग्राउंड टॉपिक मैंने बोले हुए उनको आपको स्पेशली स्टडी करना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये स्फिंक्टर वाला पार्ट हो गया। लास्ट वाला टॉपिक है यूरेथ्रा। ठीक है, नाउ दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। नाउ वी हैव टू एलैबोरेट द ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल। अब इसका एक एक पार्ट हमें डिटेल में एलैबोरेट करना है। उसमें से सबसे पहला पार्ट हमें जो एलैबोरेट करना है वो है दैट इज अ किडनी। ओके, तो किडनी के बारे में यहाँ पर अभी फोकस करेंगे। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स रिगार्डिंग किडनी। ओके, इस पूरे सिस्टम के अंदर किडनी एक मेजर पोर्शन है। किडनी का यहाँ पर आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाद में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ पाए तो फिर आप फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन किस तरह से बनता है वो आपको समझना है। फिर आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझना है कि यूरिन किस तरह से कॉन्सेंट्रेट होता है। फिर आपको उस तरह से आप देखेंगे कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी आपको समझना है कि किडनी खुद को किस तरह से कंट्रोल कर पाती है, और उससे रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म्स भी आपको यहाँ पर समझना है। तो इसलिए किडनी एक मेजर पोर्शन है जिसके बारे में पहले हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन लेंगे एंड देन वी कैन गो फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ओके, नाउ I can go for to study your kidney. You can focus on kidney. तो किडनी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रखना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप जब भी कोई सिस्टम पढ़ते हो तो हर ऑर्गन की ओरिजिन होती है। इसलिए मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट कहना चाहूंगा कि एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पर बनता है जायगोट, और जायगोट बनने के बाद आप देखेंगे मोरुला एक स्टेज होती है जो मैंने आपको एनिमल किंगडम के टाइम पर एक्सप्लेन किया था। मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन बेसिक 3 जर्म लेयर से बने हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आप इसे फेट ऑफ 3 जर्म लेयर, FAT, फेट ऑफ 3 जर्म लेयर, ये टॉपिक आपको, ये भी बैकग्राउंड टॉपिक है, ऑल द टाइम आपको लगने वाला है। फेट यानी भविष्य, तो फेट ऑफ 3 जर्म लेयर जो टॉपिक है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ये आपको दिया हुआ है, रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं, मेसोडर्म से कौन से बनते हैं, एंडोडर्म से कौन से बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपको ऑल द टाइम इन फ्यूचर एप्लीकेबल है। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग किडनी, दैट एक्चुअली मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करें। और ये जो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये आपको स्टडी मटेरियल के अंदर, जो हमारे ऐप है स्टडी मटेरियल के अंदर, इसके फोटोग्राफ भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच द वीडियो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटेंट, एंड सेकंड टाइम देन यू कैन ट्राई टू राइट डाउन द थिंग्स। एंड जब अगर आपको नहीं इस तरह से जम रहा है तो आप स्टडी मटेरियल में जाकर उसके फोटोग्राफ के थ्रू आप राइटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको आदत लगाना है। और एक्चुअली मैंने लिख दिया, इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके लिख सकते हो। ओके, तो किडनी का पहला पॉइंट है मेसोडर्मल ओरिजिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेसोडर्मल ओरिजिन जो होता है, ध्यान रखना, इट इज द ओरिजिन है किडनी की। बाद में आप देखेंगे कि किडनी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी 2 पेयर, मतलब ध्यान रखना कि 2 किडनीज है, दैट इज कॉल्ड पेयर्ड स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। बाद में किडनी जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर है, इसका कलर है रेडिश ब्राउन कलर। ओके, बाद में इसका शेप बीन शेप है, बीन शेप। ओके,
यहाँ पर समझना है इसको, इट इज अ बीन शेप. Now next part is that kidney attached to dorsal body wall. Now first of all you have to be understood here एक ह्यूमन बॉडी के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए. जैसे ये जो वॉल है ये वेंट्रल वॉल है, ये जो वॉल है वेंट्रल वॉल है. अगर मैं इस तरह से खड़ा होता हूँ तो ये वेंट्रल पार्ट है और ये डोर्सल पार्ट है. ओके, और ये जो पोर्शन है लैटरल पोर्शन है, तो ये लैटरल है, ये वेंट्रल है और ये डोर्सल है. तो देखिए किडनी अटैच टू डोर्सल बॉडी वॉल, इसका मतलब ये तो वेंट्रल वॉल है, यानी ये जो बैक है हमारे यहाँ पर, तो बैक के साथ जुड़े हुए हैं. ओके, तो ध्यान रखना कि लंबर रीजन में बैक के साथ जुड़े हुए हैं. किडनीज आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल बॉडी वॉल, यानी पीछे की तरफ से होती है. ओके, ये उनकी पोजीशन है. क्योंकि सबसे पहले आपको पोजीशन ऑफ ऑर्गन पता होना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि किसी भी लेवल पे जब आपको कोई एक होता है, बॉडी एक होता है, तो कौन सी जगह पर हो रहा है, तो डॉक्टर को एक विजन होता है कि उनको पता होता है कि इंटरनली यहाँ पर कौन सा ऑर्गन है, और उस तरीके से प्राइमरी लेवल का जजमेंट उनको आ सकता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है. इसलिए पोजीशन समझना बहुत ही जरूरी है. तो किडनी अटैच टू डोर्सल बॉडी वॉल, यानी आप देखेंगे कि मैंने नीचे डायग्राम दिखाई है, जैसा साइड व्यू मैंने दिखाया है. साइड व्यू जैसे ये वेंट्रल और ये डोर्सल है, उसी एंगल से ये डायग्राम है, ये वेंट्रल और ये डोर्सल है. ओके, ये वेंट्रल और ये डोर्सल साइड है, मतलब साइड व्यू मैंने दिया है इसको कि एग्जैक्टली इस तरह से साइड व्यू है. ये वेंट्रल ये डोर्सल, उसी तरह से आप डायग्राम के अंदर कंपेयर कर सकते हैं. ये वेंट्रल और ये डोर्सल साइड है, और किडनी जो है अटैच टू द व्हाट डोर्सल साइड होती है. ठीक है. नाउ किडनी प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. नाउ यूनल लोकोमोशन स्केलेटन, उसके अंदर ऑलरेडी आपने वर्टिब्रल कॉलम सीखा हुआ है. उसके अंदर होता है नेक वर्टिब्रा, सर्विकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा. तो एक्चुअली अगर हम किडनी की पोजीशन देखते हैं तो किडनी की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वर्टिब्रा किस तरह से है, तो किडनी की पोजीशन ऐसी है कि किडनी प्रेजेंट फ्रॉम 12th thoracic vertebra टू 3rd lumbar vertebra. जो मैंने यहाँ पर दिखाई है तो दैट इज अ 12th thoracic vertebra है. ये 12th thoracic vertebra, दिस इज अ लंबर 1 2 3, यानी 12th thoracic से लेकर लंबर 3rd के बीच में किडनी होती है. ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर किडनी होती है, ये पॉइंट आपके ऊपर ध्यान रखना. ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि कंडीशन विल बी लाइक दिस हियर. ओके, तो पॉइंट आपके यहाँ पर ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट दिस इज द 12th thoracic से लेकर 3rd lumbar vertebra तक इसकी पोजीशन होती है. बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि किडनी जो हमारी होती है डोर्सल बॉडी वॉल के साथ जुड़ी होती है, जॉइंट विद द डोर्सल बॉडी वॉल, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय 11 and 12 फ्लोटिंग रिब्स. यहाँ पर लिखा है 11 and 12 फ्लोटिंग रिब्स. आपने सीखा हुआ है स्केलेटन के अंदर, लोकोमोशन के अंदर, कि एक्चुअली हमें रिब्स होती है, दैट इज यू कैन से थोरैसिक केज. ओके, तो थोरैसिक स्टेज के अंदर आपने क्या 2 रिब्स जो होती है 1 to 7 होती है, और 8 9 10 जो होती है फॉल्स रिब्स होती है. और आपने सीखा है फॉल्स रिब का अल्टरनेटिव क्या आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर अ फॉल्स रिब, जो आपको फाइंड आउट करना है. और एक्चुअली मैंने आपको सिखाया था कि 11 और 12 नंबर की जो रिब होती है पीछे से, वो 11 12 नंबर की जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, यानी उसको पीछे का कनेक्शन तो होता है वर्टिब्रा के साथ, लेकिन आगे कनेक्शन नहीं होता है. These are specially provide the protection to the kidney. तो किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर प्रोटीन रिब्स होती है. And each kidney consists of there what 1 million nephrons are present. It consists of there what 1 million nephrons are present. ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. और किडनी act as a homeostatic organ. Kidney act as a homeostatic organ. Now we have to see the position of kidney. The kidney position that is from 12th thoracic vertebra to lumbar 3rd vertebra. मतलब सेंटर में हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, और 12th thoracic vertebra से लेकर 3rd lumbar vertebra तक किडनी की पोजीशन होती है. यानी अगर आप पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो एक मतलब एक उसकी जो पोजीशन है 12 से लेकर 3rd lumbar vertebra तक होती है. यानी पोजीशन जो होती है इसका फायदा ये होता है कि जब सर्जरी या ऑपरेशन किया जाता है तो एक मतलब गेसिंग होता है कि वेयर द पोजीशन ऑफ ऑर्गन इज देयर. ओके, नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से कि किडनी की जो पोजीशन है वो असिमेट्रिकल, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किडनी शोज असिमेट्रिकल पोजीशन. मतलब यहाँ पर ध्यान रखना कि दोनों किडनी की पोजीशन एक जैसी नहीं है, मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम लेवल.
दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम लेवल, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे मैंने शॉर्टकट में लिखा है राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर द राइट किडनी इज अ डाउनवर्ड, जैसे देखो राइट हैंड है पहला, लेफ्ट हैंड है, द राइट किडनी इज अ डाउनवर्ड, मैंने लिखा है यहाँ पर डाउनवर्ड एंड सेकंड इज अ फॉरवर्ड। मतलब राइट किडनी थोड़ी, जैसे देखो दो किडनीज है राइट एंड लेफ्ट, मानो कि दिस इज व्हाट आर के एंड दिस इज एल के, ओके। मतलब देखो कि जैसे ये आर के है राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड, तो राइट किडनी जो है, जैसे राइट किडनी हम कंसीडर करते हैं इसे, तो राइट किडनी जो है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड है, मतलब डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड है, और लेफ्ट किडनी जो है वो अपवर्ड है और बैकवर्ड है, इस तरह से। तो जो किडनी है, एक्चुअली मैंने थोड़ी ज्यादा लिखा है लेकिन ये स्लाइड डेविएशन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना कि राइट किडनी के लिए राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है और आगे की तरफ होती है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, दैट इज राइट किडनी। एंड लेफ्ट किडनी इज व्हाट, लेफ्ट किडनी इज अपवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब थोड़ी ऊपर और पीछे है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है। अभी जैसे अगर आपको इस किडनी की पोजीशन जो है, अगर ये इसका कारण क्या है कि राइट किडनी जो है नीचे की ओर क्यों है, इसका कारण ये है कि अगर आप एब्डोमेन में उसकी पोजीशन देखेंगे तो राइट किडनी के ऊपर लीवर होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो राइट साइड है हमारा, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन दैट कंटेन व्हाट लीवर, यहाँ पर लीवर होता है, ओके। जैसे हमारा थोरैक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे डायफ्राम है, डायफ्राम के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लीवर है, और लीवर की पोजीशन यहाँ पर होने की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर, आप देखेंगे कि किडनी नीचे शिफ्ट हुई, तो राइट किडनी नीचे शिफ्ट होने का कारण है लिवर, और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर और पीछे जाने का कारण है कि उसके सामने यहाँ पर आप देखेंगे कि हियर, मतलब इस लेफ्ट किडनी के सामने यहाँ पर स्टमक आएगा, इस तरह से एट द प्रेजेंस ऑफ स्टमक, और यहाँ पर स्टमक वगैरह रहेगा और स्टमक पैंक्रियाज रहेगा, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि स्टमक और एब्डोमेन वगैरह होगा, सॉरी स्टमक और इंटेस्टाइन होने की वजह से राइट किडनी जो है वो अपवर्ड होती है, थोड़ी ऊपर और पीछे की ओर जाती है, तो इसका कारण है स्टमक। तो आपको थोड़ा मतलब एब्डोमेन की जो पोजीशन है इसको थोड़ा यहाँ पर कंसीडर करना है, इस तरह से यहाँ पर लीवर है और यहाँ पर है स्टमक, तो लीवर की वजह से राइट किडनी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड है, और जबकि लेफ्ट किडनी स्टमक की वजह से अपवर्ड और बैकवर्ड है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो आसान तरीके से। जैसे आप देखिए दो किडनी है, दिस इज राइट वन एंड दिस लेफ्ट वन, तो राइट किडनी कैसी है, तो राइट किडनी आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है और फॉरवर्ड है, मतलब ऐसी नीचे की ओर फॉरवर्ड आ करके ऊपर और पीछे आ गई। इन शॉर्ट आप अगर आप किडनी को देखना है तो ऐसे आप कर सकते हो, इस तरह से, इस पोजीशन ऑफ किडनी, यानी थोड़ा सा बहुत आप डांस भी कर सकते हो, सिखाते हो, मतलब ध्यान रखना कि जो राइट किडनी है, राइट किडनी आप ऐसे पोजीशन ले सकते हो, ओके। दिस इज द राइट किडनी, दिस इज द लेफ्ट किडनी, इस तरह से आप इसको आसानी से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नाउ another important terminology regarding kidney is a retroperitoneal. This is a very important words regarding kidney. So kidney is a retroperitoneal position. Now what is a retroperitoneal? ये इसे कहते हैं kidney is a extra peritoneal kidney. Kidney को कहते हैं extra peritoneal kidney, यानी extra peritoneal kidney है। बाद में यहाँ पर एक और एक पॉइंट है कि kidney is extra coelomic organ. देखो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला जो वर्ड मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ वो वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना कि किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल, किडनी इज अ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल एंड किडनी इज अ एक्स्ट्रा कोएलोमिक ऑर्गन। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिट्रो शब्द का मतलब होता है बिहाइंड, रिट्रो मींस बिहाइंड। एक्चुअली रिट्रो वर्ड सबको बहुत सारी जगह पर आने वाला है, तो रिट्रो एंड बिहाइंड और पेरिटोनियल। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि पेरिटोनियल एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसको समझ लेंगे। मैंने आउटलाइन दिखाई, जैसे मैंने समझाया था कि हमारे सामने की साइड वेंट्रल साइड, पीछे की साइड डॉर्सल साइड, और यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर भी दिखाई ये वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल साइड हमारे बॉडी की, और साइड से आप देख रहे हैं, मतलब आप साइड व्यू देख रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर इसके रिलेटेड में पोजीशन अगर आपको दिखाऊं, फिर से एक बार मैं पोजीशन आपको दिखाऊंगा, तो डायग्राम को कोरिलेट करना है। दिस इज वेंट्रल साइड एंड दिस इज द डॉर्सल साइड, ओके। ये वेंट्रल और डॉर्सल आपने सीखा है कि हमारा हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड से होता है और वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड से होता है। तो आपको होता है कि किडनी डॉर्सल बॉडी वॉल को अटैच होगी। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि
कि हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन में, जैसे आप देखेंगे कि ऊपर का पोर्शन जो ये थोरैक्स है, नीचे का पोर्शन जो एब्डोमेन है, और यहाँ पर थोरैक्स और एब्डोमेन ये नेक रीजन है। ओके, हम साइड व्यू देख रहे हैं, तो ये जो थोरैक्स है और एब्डोमेन के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑल ऑर्गन्स आर रेफर्ड एज अ विसरल ऑर्गन। थोरैक्स एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन उसे कहते हैं हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। और जो कैविटी होती है, द कैविटी सराउंडेड बाय पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। एक्चुअली सीलोम का कांसेप्ट आपने किंगडम एनिमल में सीखा है कि एनिमल के प्रकार होते हैं असीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। आपको एक काम करना है, आपने होमवर्क ध्यान में रखो कि होमवर्क यानी आपको कंपैरेटिव चार्ट लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। जो डायग्राम आपके किताब में दी उसको रेफर करके यू फाइंड आउट द डिफरेंस। और आपको पता है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं वो सीलोमेट होते हैं। ओके, तो एक्चुअली कंडीशन है कि जो विसरल ऑर्गन्स है यानी जो सेंटर की जो कैविटी है, सीलोम को बाउंड करने वाला जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का बहुत ही स्पेशल मतलब आपको रेफरेंस ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन है, हर विसरल ऑर्गन के सराउंडिंग में जो भी बाहर के लेयर है, कैप्सूल है, बाहर के लेयर को जनरली कैप्सूल कहते हैं, वो जनरली पेरिटोनियल ओरिजिन के होते हैं। इवन आपको टेस्टिस के अंदर भी ये देखने को मिलेगा कि टेस्टिस का बाहर का कवरिंग भी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से गिरा है। ओके, तो वहां पर आपको इसका रेफरेंस आने वाला है। तो एक बार अच्छे से आपको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का कांसेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज अ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो हमारे सारे विसरल ऑर्गन को मतलब एक कैविटी के अंदर एनक्लोज करता है। उस कैविटी को कहते हैं सीलोम। उस कैविटी की जो बाउंड्री बनती है, वो बाउंड्री किससे बनती है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बनती है। लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट आपको मार्क करना है, और वो पॉइंट ये मार्क करना है कि किडनी जो होती है, किडनी सीलोम में नहीं होती है। किडनी सीलोम में नहीं होती है और किडनी सीलोम के बाहर है। और आप देख रहे हैं ये सीलोम और ये किडनी, तो किडनी सीलोम के बाहर होने की वजह से शब्द आ गया एक्स्ट्रा सीलोमिक ऑर्गन। एक्स्ट्रा मतलब ऐसा होता है कि आउटसाइड। कई सारी जगह पर आपको एक्स्ट्रा वर्ड आने वाला है, एक्स्ट्रा सीलोमिक, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। आप एम्ब्रियो के अंदर देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, यानी आउटसाइड को कई बार बायोलॉजी में एक्स्ट्रा कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा सीलोमिक ऑर्गन, क्योंकि इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन सीलोम। अभी यहाँ पर और एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इट इज कॉल्ड रिट्रोपेरिटोनियल। आप देख रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे कौन है? किडनी है। ओके, तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे किडनी है या किडनी के आगे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे किडनी है या किडनी के आगे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है? और किडनी इसीलिए इसको वर्ड यूज करता है कौन सा? रिट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन, यानी किडनी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर मार्क करना है। या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली याद रखना है। अभी जैसे पॉइंट आपके पास क्लियर होगा कि किडनी को हम एक्स्ट्रा सीलोमिक ऑर्गन कहते हैं, तो एक रेफरेंस इससे रिलेटेड मैं पॉइंट आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किडनी का अगर आप एक्स्ट्रा सीलोमिक ऑर्गन कहेंगे तो टेस्टिस जो होती है, अभी टेस्टिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आप इसको एक ऐड कर सकते हो कि टेस्टिस जो होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन है। टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, जबकि किडनी जो है एक्स्ट्रा सीलोमिक ऑर्गन है। तो दो पॉइंट आपको अच्छे से पकड़ कर रखना है, ठीक है। Now with the position of this kidney, now you can go for here the types of kidney. थोड़ा बेसिक पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन लोडेड दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपको उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा पेरिफेरल में जाके भी सिखा रहा हूँ। ओके, अभी हमें ये टॉपिक कवर करना है, कौन सा? 4 टाइप्स ऑफ किडनी। वी हैव टू कवर दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट 4 टाइप्स ऑफ किडनी। तो किडनी के 4 टाइप है। ओके, किडनी के 4 टाइप है। अभी इनमें हम एक शॉर्ट में उनका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एक्चुअली ये किसी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन कई बार हम जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वर्ड्स बीच में आ जाते हैं, तो उसके मतलब हमें पता होने चाहिए। हमारे अंदर एक लैक्यूना नहीं तैयार होना चाहिए, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए।
और एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी आपको फ्यूचर में लगती है, यानी किसी न किसी रेफरेंस में आपका नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। ओके, तो किडनी के 4 टाइप है, उसमें पहला है आर्किनेफ्रिक किडनी। नाउ आर्किनेफ्रिक किडनी, आर्की मतलब फर्स्ट, वेरी सिंपल टाइप ऑफ किडनी, उसके बारे में हम कुछ ज्यादा जानकारी नहीं लेते हैं। तो एक्चुअली आर्किनेफ्रिक किडनी है, सेकंड है प्रोनेफ्रिक किडनी है, सेकंड है मेसोनेफ्रिक किडनी है, और तीसरा जो है मेटानेफ्रिक किडनी है। यानी तीनों टाइप ऑफ अच्छे से देख लो। देखो, प्रोनेफ्रिक किडनी, इसका अल्टरनेटिव हेड किडनी, दूसरा है मेसोनेफ्रिक किडनी, इसका नाम है मिडल किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी इसे कहते हैं पोस्टीरियर किडनी, और ये एडवांस टाइप ऑफ किडनी, इट इज एडवांस टाइप ऑफ किडनी। ठीक है, नाउ एक्चुअली इनको प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक ऐसे नाम क्यों दिया है, इसका कारण एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि इसका बेसिक क्या है कि ड्यूरिंग, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जब किडनी बनती है, तो किडनी कैसे बनती है, मैंने आपको बताया था कि किडनी का ओरिजिन है मेसोडर्म। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट मेसोडर्म से किडनी बनती है, लेकिन किडनी किस तरह से बनती है, तो पहले मेसोडर्म से बनता है नेफ्रोटोम। ओके, तो नेफ्रोटोम बनता है, तो एम्ब्रियो, उसके अंदर आप देखेंगे मेसोडर्म, मेसोडर्म के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर दैट इज अ नेफ्रोटोम, और नेफ्रोटोम से बनती किडनी। ओके, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नेफ्रोटोम से किडनी बनती है। अब वो क्लियर कर दिख रहा है, नेफ्रोटोम से किडनी बन रही है, ठीक है। लेकिन नेफ्रोटोम के अंदर नेफ्रोस होते हैं, नेफ्रोस, और नेफ्रोस से बनते हैं नेफ्रॉन, या नेफ्रॉन का अल्टरनेट नेम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम इसका अल्टरनेट नेम, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको पता है किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन एक नेफ्रॉन है। तो एक थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पर एक थोड़ा हम डिटेलिंग कर रहे हैं, डिटेलिंग इस तरह से कर रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में किडनी की जब डेवलपमेंट होती है, तो सबसे पहले मेसोडर्म लेयर बनता है, मेसोडर्म से बनता है नेफ्रोटोम, तो नेफ्रोटोम विल कन्वर्ट इनटू किडनी, and while the nephrotom contain nephros, और नेफ्रॉन से बनने वाले नेफ्रॉन, जैसे कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ ये जो नेफ्रोटोम है, तो नेफ्रो जैसे नेफ्रोटोम से एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एक कंडीशन किस तरह से है, तो इसके लिए ध्यान रखना कि ये एब्डोमेन सेक्शन में लिया है, दिस इज एब्डोमेन पोर्शन, ये एब्डोमेन का पोर्शन है, ये एक्चुअली इस तरह से आप देखेंगे लोअर एब्डोमेन पोर्शन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरुआत में यहाँ पर जो नेफ्रोस बनते हैं, नेफ्रोस, ओके, या नेफ्रोटोम बनते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नेफ्रोस बनते हैं, और नेफ्रोस का पहला पोर्शन जो मैंने यहाँ पर लेबल किया है नेफ्रोस, आगे दो नेफ्रोस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, जिसे कहते हैं प्रोनेफ्रोस, यानी द फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रोनेफ्रोस, द मिडल पोर्शन इज कॉल्ड मेसोनेफ्रोस, ओके, एंड द लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड मेटानेफ्रोस, the last portion is called metanephros। यानी अगर कोई किडनी प्रोनेफ्रोस से बनेगी तो उसे कहते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी, अगर कोई किडनी मेसोनेफ्रोस से बनेगी तो उसे कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी, जो आपको ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बाद में कोई किडनी अगर मेटानेफ्रोस से बनेगी दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी। यानी जो तीन नाम है, इनकी जो डेवलपमेंट है, these three names are given according to the development, यानी जो नाम्स और डेवलपमेंट, ये डायग्राम और इसका कनेक्शन आपको यहाँ पर एस्टैब्लिश करना है। जो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रोनेफ्रिक मतलब प्रोनेफ्रोस से बनी, मेसोनेफ्रिक एंड मेसोनेफ्रोस से बनी, मेटानेफ्रिक एंड मेटानेफ्रोस से बनी, तो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट नेम्स आर गिवन। नाउ स्लाइड कंपैरिजन इज शोन हियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रोनेफ्रिक जो होती है वो प्रोनेफ्रोस से बनती है, डायग्राम आपको दिख रहा है, उसका रेफरेंस भी आपके पास है, ओके। तो मेसोनेफ्रिक किडनी ये मेसोनेफ्रोस से बनती है, और मेटानेफ्रिक किडनी मेटानेफ्रोस से बनती है, ठीक है। नाउ इसे आप हेड किडनी कहेंगे क्योंकि ये ऊपर के पार्ट से बनती है, आप इसे मिडल किडनी कहेंगे क्योंकि मिडल पोर्शन से बन रही है, इसे आप पोस्टीरियर किडनी कहेंगे क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट से बन रही है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इस तरह से डेवलपमेंट होने की वजह से उनको लेवल एक्चुअली आप देख रहे हैं कि आर्किनेफ्रिक किडनी भी बहुत ही सिंपल है, ओके, उससे थोड़ी एडवांस प्रोनेफ्रिक किडनी है। तो यहाँ पर आप नेफ्रॉन्स वेल डेवलप नहीं होते हैं, डिफरेंशिएट होते नहीं है, ओके, इसके अंदर नेफ्रॉन डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, और एक्चुअली नेफ्रॉन के जगह पर बहुत ही सिंपल ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन के जगह पर बहुत ही सिंपल ट्यूब्यूल्स यहाँ पर होते हैं। वो पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है कि
यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमाटास, दैट इज हैगफिश, इसका टिपिकल एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे, दैट इज अ टैडपोला फ्रॉग। नाउ द सेकंड पार्ट इज मेसोनेफ्रिक किडनी, जो मेसोनेफ्रोस से बनते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना कि एक्चुअली ये टिपिकल नेफ्रॉन का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है कि किसी भी नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है ऊपर का कप शेप, दैट इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं पीसीटी है, पीसीटी का नाम आपको पता होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बाद में ये नीचे वाला लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब, ये लिम्ब असेंडिंग लिम्ब, एंड नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड DCT, that is a distal convoluted tubule, and the last portion is called CT. Okay, तो एक्चुअली हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो नेफ्रॉन है उनमें बोमेन कैप्सूल है, लेकिन बाकी का पोर्शन बहुत ही सिंपल है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये तो नेफ्रॉन मेटानेफ्रिक का है जो वेल डेवलप है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ का जो नेफ्रॉन होगा, कंपैरिजन कर सकते हैं कि बोमन कैप्सूल है, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है रिमेनिंग पार्ट इज अ सिंपल ट्यूबुलर। तो जब रिमेनिंग पार्ट सिंपल ट्यूबुलर होता है, इसे कहते हैं मेसोनेफ्रिक किडनी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? मोस्ट ऑफ द फिश एंड एडल्ट एम्फीबियन, मोस्ट ऑफ द फिश एंड एडल्ट एम्फीबियन शोज द मेसोनेफ्रिक किडनी। ओके, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक्चुअली इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तब आपके ध्यान में आएगा, लेकिन एक्चुअली इतना सीखने के बाद जब आप अगले टॉपिक पर जाते हो तो आपके पास ईच एंड एवरी पॉइंट इज प्रेजेंट, क्योंकि बायोलॉजी में आपको 360, 350 इस तरह से टारगेट रखना है, और उस टारगेट का प्रिपरेशन भी उसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, और आप महसूस करेंगे कि ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन इतना डिटेल कंटेंट शायद ही आपको किसी वीडियोस के अंदर मिलेगा। ओके, और मेरा ये एफर्ट है कि मतलब मेरा लेक्चर सीखने के बाद स्टूडेंट को कोई जानकारी ज्यादा सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीचर का काम होता है कि स्टूडेंट को सारी जानकारी इकट्ठा करके दे, यानी सर्चिंग जो काम है वो स्टूडेंट का पास एक 5-10% रहना चाहिए, बाकी फिर उसकी ताकत उसमें रिटेंशन पर लगानी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे लगानी चाहिए। ठीक है, नाउ मेटानेफ्रिक किडनी यानी पोस्टीरियर किडनी, एडवांस किडनी मेटानेफ्रोस से बनी है। और सबसे यहाँ पर एक अलग पॉइंट जो है कि नेफ्रॉन इज वेल डिफरेंशिएटेड, यहाँ का नेफ्रॉन वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डेवलप है, और वेल डिफरेंशिएटेड टू बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, DCT एंड CT। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द नेफ्रॉन जो है यहाँ का नेफ्रॉन वेल डेवलप है। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। और आपको होता है ये जो होता है इसे लूप ऑफ एल्डे कहते हैं। तो जिस किडनी के अंदर नेफ्रॉन वेल डेवलप है, उसके बाद वेल डेवलप बोमेन कैप्सूल है, वेल डेवलप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ एल्डेज है, तो इस तरह से जिसमें एडवांस टाइप ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी। और एक्चुअली हमें जो ह्यूमन बीइंग के अंदर आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी होती है। और मेटानेफ्रिक किडनी का एग्जांपल है रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। These are the examples of metanephric kidney. That is a reptile, ewes, mammal. These are the examples of metanephric kidney. इस शॉर्टकट में कैसे लिखना है इसको? तो मुझे पता है कि पहला लेटर आप कलेक्ट करो RAM। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट इन राम। तो जब भी आप राम मंदिर में जाते हैं या फिर आप वहां पर माथा टेकते तो उस समय आपको मुंह से निकलना चाहिए थैंक यू फॉर मेटानेफ्रिक किडनी। तो तब आपका वहां पर जाने का जो कारण है सफल होगा, मतलब आप बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि मेटानेफ्रिक किडनी का एग्जांपल है राम। ओके, राम का मतलब रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। दिस इज अ ट्रिक यू कैन यूज हियर। ओके, तो यहाँ पर जो कांसेप्ट है कि टाइप्स ऑफ किडनी, क्योंकि कई सारे बच्चों को टर्मिनोलॉजी बाद में समझ आती है, तो थोड़ा टाइम हमने इसको स्पेयर किया है। अभी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसके जितना सिंप्लीफाई करना चाहिए उतना मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, नाउ अगली जानकारी हम लेंगे। अभी ये जो आखिरी वाला स्लॉट है इसके अंदर आप देखिए कि किडनी के कुछ डायमेंशंस यहाँ पर दिए हैं। ओके, तो इस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पर तो किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है, उसका विड्थ जो है 5 से 7 सेंटीमीटर है, उसका थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर है, उसका वेट जो है 120 to 170 ग्राम है। जहां तक डायमेंशंस की बात आती है तो आपको डायमेंशंस के लिए हमेशा एनसीईआरटी बुक पर ही फोकस करना है। आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फाइनल
नंबर्स आपको ध्यान में रखना है किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड दैट यू कैन डू वेटेज टू द, ध्यान रखना कि वो वेटेज आपको हमेशा एनसीईआरटी बुक को ही देना है और एनसीईआरटी बुक को पूरा फिल्टर करना है, पेज टू पेज आपको फिल्टर करना है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पर ध्यान रखना है कि किडनी के बारे में कुछ पॉइंट हम देखते हैं कि किडनी को हेटेरोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। तो किडनी से हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब आपको पता है कि हम किडनी को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर हेटेरोक्राइन आएगा क्योंकि इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज व्हाट एक्सोक्राइन, मतलब ये हार्मोन और एंजाइम दोनों तैयार करते हैं। वैसे अगर आप देखा जाए मेनली तो किडनी के अंदर दो हार्मोन का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे, यानी यहाँ पर दो हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो हार्मोन है किडनी से तैयार होता है वो इरिथ्रोपोएटिन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज फर्स्ट हार्मोन इज व्हाट इरिथ्रोपोएटिन। नाउ दिस इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन एक्ट ऑन रेड बोन मैरो। अभी आपको एनिमल टिश्यू आपने सीखा है, बोन मैरो आपको सीखा है, आपने सीखा कि यहाँ पर रेड बोन मैरो होता है, यहाँ पर येलो बोन मैरो होता है। तो इरिथ्रोपोएटिन आपके रेड बोन मैरो पर एक्ट होता है और वहां पर होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को हम कहते हैं दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस, यानी आपके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल तैयार हो रही है इसका संबंध किडनी से है, मतलब किडनी हार्मोन तैयार करती है इरिथ्रोपोएटिन जो आपके रेड बोन मैरो पर एक्ट होता है, वहां पर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, इसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। तो ध्यान रखना कि आपके बॉडी के अंदर जो आरबीसी तैयार हो रही है उसके लिए रिस्पांसिबल है किडनी, यानी किडनी के एंगल को निग्लेक्ट मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि कई सारे बच्चे किडनी कहेंगे तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन इसी में रुक जाते हैं, तो थोड़ा किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ सेकंड इज अ हार्मोन दैट इज सीक्रेट हियर कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल हार्मोन जो है वो बोन फॉर्मेशन के लिए लगता है, तो बोन फॉर्मेशन के लिए आपको कैल्सिट्रियोल हार्मोन लगता है। यहाँ पर भी किडनी का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब इस रोल को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि किडनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, देयर इज अ कैल्सिट्रियोल दैट इज अ बोन फॉर्मेशन। बाद में यहाँ पर एक रेनिन होता है, सिंगल एन वाला रेनिन, दैट इज RENIN, यहाँ पर सिंगल एन है, ओके। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि डबल एन वाला रेनिन और सिंगल एन वाला रेनिन। तो डबल एन वाला रेनिन जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड ऑफ कोर्स इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक, जबकि सिंगल एन वाला रेनिन दैट इज अ सीन इन किडनी। तो आगे चलकर इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक नेक्स्ट आने वाले 5-10 मिनट के अंदर आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेनिन्स आर देयर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इसे दो अलग-अलग स्लाइड डिफरेंट रखने वाले कांसेप्ट हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो इस पर आपको अच्छे से फोकस करना। और टीचर का काम होता है कि जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके अपने स्टूडेंट को, अपने कमांडर्स को अच्छे से ट्रेन करें ताकि वो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अच्छी तरह से मतलब लड़ पाए, ओके। तो जो रेनिन है, यहाँ पर मैंने रेनिन लिखा है, तो रेनिन एक्चुअली एंजाइम है, ये एंजाइम है लेकिन इट इज एक्ट एज अ हार्मोन, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। लेकिन ध्यान रखना कि रेनिन इज अ एंजाइम बट एक्ट एज अ हार्मोन, ओके। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इसमें आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से इतना काफी है, क्योंकि नॉलेज को कोई लिमिट नहीं है। लेकिन नीट को प्रिपरेशन करते वक्त आपको एक लिमिट है, फिलहाल आपको इतने समझना है, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको बाद में सीखना ही है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि दिस एंजाइम बट एक्ट एज अ प्रोटीन एंड दिस रेनिन प्रोड्यूस्ड बाय द JGA। तो व्हाट इज JGA? हम बाद में देखने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। तो JGA का मतलब होता है जस्ट्रा ग्लोबुलर वी कैन से apparatus सेल। तो JGA सेल का बाद में हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और जो रेनिन होता है इट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन RAS। अभी मैं आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए, तो आपके मन में थोड़ा क्यूरियोसिटी भी पैदा होना चाहिए कि आपको RAS के बारे में ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करना है कि RAS मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन, सिस्टीन। व्हाट इज अ रेनिन? आप भी दोहराओ मेरे साथ, व्हाट इज अ रेनिन, व्हाट इज अ RAS? RAS का मतलब आपको बोलना है मेरे साथ, आप वीडियो देख रहे हैं आपको बोलना है। तो RAS का मतलब है रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन, सिस्टीन। अब इसको आप 5 बार दोहराओ,
तो आपके ध्यान में रह जाए कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन, सिस्टीन। ओके, ठीक है, आपने बहुत बढ़िया से दोहराया है। ओके, तो ऐसे मैं समझ कर चल रहा हूँ। ओके, आप बहुत ही सिंसियर बच्चे, मुझे ऑलरेडी पता है। ओके, नाउ यहाँ पर एक पॉइंट है रखना कि दो कंसेप्ट आते हैं, आते हैं नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। एक बार आप देखते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि आगे चलकर बहुत स्पेशलिटी होती है, तो नेफ्रोलॉजी मतलब इनका जो काम होता है दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ किडनी। मतलब नेफ्रोलॉजी इज अ कंसर्निंग स्टडी ऑफ किडनी, यहाँ पर मेन किडनी पर फोकस होता है। और यूरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी इसके अंदर पूरी यूरिनरी सिस्टम आती है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, तो ऑल एंटायर यूरिनरी सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे तो दैट इज यूरोलॉजिस्ट। और अगर आप ओनली किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हो दैट इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। तो कई बार माइनर टर्म्स हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं, तो उसके मतलब भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज को हमें अप्लाई करना है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, अगर हम किडनी को बाहर से देखते हैं, किडनी के दो सरफेस होते हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। इनर सरफेस मतलब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से रीनल आर्टरी, फिर यहाँ पर आप देखेंगे रीनल आर्टरी यहाँ पर एंट्री करेगी। ओके, रीनल आर्टरी यहाँ पर एंटर कर सकती है, मतलब करती है। बाद में यहाँ से आप देखेंगे रीनल वेन जो होती है, रीनल वेन यहाँ से बाहर आती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे नो फाइबर्स यहाँ पर एंटर करते हैं, और नो फाइबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनली यहाँ से यूरेटर भी बाहर आता है। ओके, तो ऐसे कई सारे यहाँ पर किडनी के अंदर जहां से कनेक्शंस के लिए जगह रखी है, उससे वो इनर सरफेस होता है, दैट इज इनर सरफेस। तो किडनी का आउटर सरफेस कैसा है? किडनी का आउटर सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस, और इनर सरफेस जो है कॉन्केव नॉच सरफेस है। कॉन्केव है, थोड़ा सा यहाँ पर नॉच है, और जो कॉन्केव नॉच पोर्शन होता है किडनी का, उससे कहते हैं हाइलम, या इसे कहते हैं हाइलस। इसे हम कहते हैं हाइलम, या इसे कहते हैं हाइलस। हाइलम और हाइलस वो जगह है जो किडनी के अंदर के सरफेस में होती है, जहां से अंदर की तरफ रीनल आर्टरी जाएगी, फिर वहां से बाहर आएगा रीनल वेन, फिर नो फाइबर अंदर जाएंगे, और यूरेटर यहाँ से बाहर आएगा, यूरेटर यहाँ से बाहर आएगा। तो ये जो जगह है इसे कहते हैं हाइलम, या इसे कहते हैं हाइलस। एक्चुअली हाइलम और हाइलस बायोलॉजी में ऐसा होता है कि एक टर्मिनोलॉजी कई सारे चैप्टर के अंदर अलग-अलग जगह पर यूज होती है। इवन बॉटनी जूलॉजी के लिए भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइलम और हाइलस, दैट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जो होती है, रीनल आर्टरी यहाँ से रीनल आर्टरी यहाँ से अंदर आती है, जबकि रीनल वेन जो यहाँ से बाहर आती है। रीनल नर्व्स अंदर जाएंगे और रीनल और यूरेटर जो होगा वो बाहर आएगा। तो दैट इज अ प्लेस, यानी मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर दिखाई कि हाइलम वो जगह है। उसके बाकी के रेफरेंस भी मैंने आपको दिखाए। बाकी के रेफरेंस क्या है कि जैसे आपने ब्रीदिंग के अंदर सीखा है कि हमारे दो लंग्स हैं, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकस, और ब्रोंकस जब लंग्स में एंट्री करते हैं, द पॉइंट वेयर द ब्रोंकस इनटू लंग्स, एंड दैट इज कॉल्ड हाइलम। वो आपको ध्यान रखना है। और आपने सीखा है कि राइट और लेफ्ट लंग्स का डिफरेंस आपको यहाँ पर आना चाहिए। आप एक होमवर्क लिख लो आपके नोटबुक के अंदर कि राइट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अभी आप ये सारे डिफरेंसेस आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट ऑफ नीट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक। ओके, तो और मुझे पता है कि आप बहुत ही सिंसियर बच्चे हो, और आप डेफिनेटली होमवर्क आपका पूरा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट लंग्स का आपको डिफरेंस लिखना है। Now the third reference of hilum and hilus is that if you observe here the anatropous ovule, जो कि आपको एंजियोस्पर्म में सीखने को मिलता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट आप देखते हैं, आपको पता है फ्लावर के अंदर गायनोसियम के अंदर ओरी के अंदर होता है ओवुल। तो वहाँ पर जो उल्टा ओवुल होता है, इन्वर्टेड ओवुल, उस उल्टे ओवुल को, इन्वर्टेड ओवुल को एनाट्रोपोस ओवुल कहते हैं। उस एनाट्रोपोस ओवुल के इस पोर्शन को कहते हैं हाइलम या हाइलस। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि हाइलस या हाइलम के तीन रेफरेंस मैंने आपको बताया। मैंने हमेशा मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर के बाउंड्री में अटक के मत रह जाना। तो पूरे बायोलॉजी पर आपका कमांड होना चाहिए, सारे पॉइंट आपके अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, और उस तरीके की आदत ब्रेन को लगाना है। क्योंकि ब्रेन को अगर आप उस तरह से एक्सरसाइज नहीं देंगे तो फिर आप उसको अच्छी तरह से रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। देखो ये जो है, जो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, कंगारू रैट नेवर ड्रिंक वाटर।
तो कांगारू रैट एक ऐसा एनिमल है, ध्यान रखना कि कांगारू रैट एक ऐसा एनिमल है जो कभी पानी पीता नहीं है। ओके, तो पानी पीता नहीं, फिर उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट होती है? तो कांगारू रैट डेजर्ट में रहता है, वहां पर ऑलरेडी पानी कम होता है, तो कांगारू रैट उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल थ्रू द फूड, यानी जो वो फूड खाता है उसके अंदर जो पानी है उसका जो ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन के समय पर। भारत को बाद में आप सीखेंगे, आप या आप थोड़ा पढ़ सकते हो कि रेस्पिरेशन में जो मेटाबॉलिक वाटर बनता है उस मेटाबॉलिक वाटर का यूज करता है, यानी काफी इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर करने वाला एनिमल है। कौन सा? कांगारू रैट। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कांगारू रैट के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें अगला टॉपिक जो देखना है, इस टॉपिक पर हमें फोकस करना है कि फंक्शंस ऑफ किडनी। क्योंकि फंक्शंस ऑफ किडनी के लिए अभी मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना है, तो फंक्शंस ऑफ किडनी के अंदर आप देखेंगे पहला फंक्शन उसका ऑस्मोरेगुलेशन, जो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। ऑस्मोरेगुलेशन यानी बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना है। दूसरा फंक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तीसरा फंक्शन अगर यहाँ पर हाईलाइट करते हैं तो तीसरा फंक्शन यहाँ पर है मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लड का पीएच अगर डिस्टर्ब हो गया तो हमारी कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर उसका असर होता है। तो ब्लड का पीएच मेंटेन करना दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ किडनी। ओके, नाउ नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ड्रग्स, पिगमेंट्स एंड विटामिन्स। अब इसका एक एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, पिगमेंट, रिमूवल ऑफ पिगमेंट का और ड्रग्स का और विटामिन का आपको एक एक्सपीरियंस आएगा। कई बार हम बीमार गिरते हैं, हमें कुछ दवाई लेते हैं, कुछ दवाई का कलर येलो होता है, अगर आप उस दवाई को आप लेते हो, एक्चुअली क्या होता है कि दवाई आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, वहां से ब्लड में अब्जॉर्ब होती है, जितनी दवाई यूज हो जाती है, और फिर ज्यादा की जो दवाई है वो ब्लड में, मतलब ब्लड से के अंदर जो अब्जॉर्ब हुई है वो ज्यादा की दवाई वाया ब्लड में से वो किडनी में फिल्टर होती है और किडनी में से बाहर निकाला जाता है। इसलिए कई बार आप जिस कलर की दवाई ले रहे हैं उस कलर की यूरिन को भी कलर आता है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको पिगमेंट का देना चाहूंगा, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बीट का। अगर आप बीट जो होते हैं, ध्यान रखना बीटा वल्गारिस आपने सीखा है, तो बीट अगर आपने एक दो बीट अच्छे से बड़े बड़े बीट एक साथ खा लिए, या फिर आपने अगर बीट का जूस अगर आपने पी लिया ज्यादा, तो आप देखेंगे कि यूरिन के अंदर थोड़ा रेडिश कलर आता है, मतलब एक्सेस पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और ज्यादा के पिगमेंट निकालने का जो काम करता है वो किडनी करता है। सेम थिंग अबाउट विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में वही है, आप जो विटामिन का डोज लेते हो ये जो ज्यादा हो गया तो दैट इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज थ्रोन बाय आवर किडनी। इवन आप देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स का भी सेम थिंग है, इसके हम कहते हैं कि एक्सेस एंटीबायोटिक्स का डोज अगर आप लेते हैं तो कई बार उनकी किडनी पर उसका असर होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाद में इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंटेन ब्लड प्रेशर। किडनी का और एक इंपॉर्टेंट रोल है जो मेंटेन ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। बाद में किडनी एक तरह से होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है। होम्योस्टैसिस का मतलब आपको पता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट के कांस्टेंट। ओके, एक किडनी का पूरा रोल यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, किडनी के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर इकट्ठा मैंने आपको दिए, तो यू कैन अंडरस्टूड द परफेक्ट रोल ऑफ किडनी। बाद में किडनी जो होती है सिक्रीशन ऑफ रेनिन एंजाइम, सिंगल एंड वाला रेनिन, तो एक्चुअली पता है कि एंजाइम एक्ट एज अ हार्मोन। तो ये हमारे लिए, हमारे मतलब लेवल के हिसाब से, 12 के हिसाब से लेवल से इतना स्टेटमेंट हमारे लिए काफी है। इसकी ज्यादा जो है जानकारी आपको आगे के लेवल में मिलेगी, इसमें ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले नीट कवर करना, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि किडनी प्रोड्यूस द एरिथ्रोपोइटिन, जो मैंने वहां पर भी आपको बताया था, वो बोन मैरो पर एक्ट होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होता है, इसे कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और ये होता है कि जब से ओल्ड एज में जाते हैं तो किडनी का भी फंक्शन कम हो जाता है, एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम, आरबीसी का प्रोडक्शन कम, एंड दैट्स व्हाई हमें थकान महसूस होती है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, नाउ लास्ट रोल जो मेरा वहां पर होता है कैल्सिट्रॉल, दैट इज फॉर बोन फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से आप हाईलाइट करो, दीज आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में जब एंट्री करेंगे तो सारे फंक्शंस ऑफ किडनी आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, उसको बहुत अच्छी तरह से सीखो, क्योंकि फंक्शंस आप सीखेंगे पहले तो आपको उसका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर सीखते हो आपको उसका मजा आने वाला है। ठीक है,
और फ्यूचर में आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम देखने वाले हैं, जिससे आपका लोड थोड़ा कम हो जाएगा। तो रेनिन और रेनिन, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना कि हम डिफरेंस यहाँ पर देखें, डबल एन वाला रेनिन, डबल एन वाला रेनिन और सिंगल एन वाला रेनिन जो है उसका डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पर, डबल एन सिंगल एन वाला रेनिन। ठीक है, नो व्हाट इज द डिफरेंस, अभी मैंने उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो दिस डबल एन रेनिन वाज सीक्रेटेड बाय the zymogen cell or the peptic cells of gastric gland। देखो, आपको रिकॉल करो, अभी मुझे एक्सपेक्टेड है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की डायग्राम आप अभी आपको आनी चाहिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड की पोजीशन स्टमक के वॉल पे होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाकी अदर सेल, उसके सिक्रीशन और पूरा गैस्ट्रिक जूस का जो कंपोजिशन है, दैट शुड बी आपको रिकॉल होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट यू शुड बी रेडी to write down the composition of gastric juice। आपको एक काम करना है इस चैप्टर के बाद, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद, you have to write down the composition of saliva, bile juice, gastric juice, intestinal juice, pancreatic juice। तो ये जूस के कंपोजिशन आपके पूरे फिंगर टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि बार-बार जब आप किसी कंटेंट को दोहराते हो तो आपके दिमाग के अंदर वो स्टिमुलेट की तरह काम करता है और आपको याद आना शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पर इसे डबल एन वाला रेनकोट सिद्ध कर रहा है, zymogen और पेप्टिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, क्योंकि इसके पहले हमने डाइजेशन सीखा हुआ है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन सिंगल एन वाला रेनिन जक्स्ट्रामेडुलरी सेल ऑफ किडनी डाल कर रहा है। फिलहाल आप जक्स्ट्रामेडुलरी नेम के साथ आइडेंटिकल मतलब फैमिलियर हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जक्स्ट्रामेडुलरी सेल होती कहां पर है हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के टाइम पर सीखेंगे। लेकिन यू जस्ट रिकॉल हियर सिंगल एन वाला संबंध जीजीएसएल, शॉर्टकट में हम इसके जीजीएसएल बोल सकते हैं, तो जीजीएसएल से इसका संबंध है सिक्रीशन के लिए। बाद में अगला जो पॉइंट है यहाँ पर द सिक्रीशन, मतलब डबल एन वाला रेनिन सिक्रीशन कैसे स्टिमुलेट होता है, तो स्टिमुलेटेड बाय फूड। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे फूड आपके स्टमक में आ गया तो फूड एक्ट एज अ स्टिमुलेंट और दैट उसकी वजह से रेनिन का सिक्रीशन होता है। यानी फूड विल रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन। यानी और सिंगल एन वाला रेनिन कैसे सिक्रेट होता है, तो मैंने पॉइंट सेम किया है, सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाय फूड, और यहाँ पर सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाय रिडक्शन इन Na++ टिश्यू फ्लूइड। मतलब ध्यान रखना कि आपका जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, ब्लड होता है, बाद में बॉडी फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड उसे कहते हैं। यानी सेल जो होती है हमारी सेल डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होती, तो हमारी सेल बाद द टिश्यू फ्लूइड में होती है, जिसे लिंक हम कहते हैं। जैसे ही हमारे टिश्यू फ्लूइड में Na+ आयन कम होके प्रोडक्शन ऑफ रेनिन स्टार्ट। ओके, बाद में एक्चुअली ये सारे पॉइंट हमें याद करना है। जैसे मैं आपको रास जो है रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है मैं आपको बताया था, उससे भी आपको पढ़कर रखना है एडिशन में, तब ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर याद आने वाले हैं। ठीक है, बाद में यहाँ पर तीसरा जो डिफरेंस है यहाँ पर कि रेनिन जो होता है एक्चुअली इनएक्टिव मोड में सिक्रीशन होता है। जैसे वो पहले प्रो रेनिन होता है, इट इज अ प्रो का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इट इज अ प्रेजेंट प्रो रेनिन, इट इज अ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रो रेनिन के फॉर्म में होता है। ध्यान रखना पर यहाँ पर इज अ प्रेजेंट प्रो रेनिन फॉर्म, तो प्रो रेनिन फॉर्म में होता है। और यहाँ पर जब इस पर एचसीएल एक्ट होता है, तो एचसीएल एक्ट होने की वजह से एक्चुअली इट इज टेक्निक गैस्ट्रिक जूस, इसका कन्वर्शन रेनिन में होता है। तो प्रो रेनिन कन्वर्टेड टू रेनिन in gastric juice due to the HCl। Now you should recall the function of HCl। ये HCl के फंक्शन की आपको लिस्ट बनाना है, आप नोटबुक में नोट डाउन करो और HCl के सारे फंक्शंस लिखो। ओके, क्योंकि दिस इज अ चांस, आपको कई सारे चांस मिलेंगे पीछे का कंटेंट रिवाइज करने के, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ HCl। ओके, एनर्जेटिक रहना है, एनर्जेटिक रहना है। ओके, तो मतलब ध्यान रखना कि आपको पूरे एंथुसियाज्म के साथ काम करना है। ठीक है, नाउ मतलब इनएक्टिव था, एक्टिव करवा गया, लेकिन ये जो रेनिन होता है ऑलरेडी एक्टिव होता है, इसे मतलब इनएक्टिव फॉर्म में नहीं, इट इज अ सिक्रेट एज इट इज एज अ रेनिन, इसमें इनएक्टिव फॉर्म होता नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग, ये डबल एन वाला रेनिन जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और जो सिंगल एन वाला रेनिन जो है इट इज एंजाइम बट एक्ट एज अ हार्मोन। ये एंजाइम बट एक्ट एज अ हार्मोन, ये तीन बार हमने यहीं पर दोहराया है।
तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि डबल सिंगल एन वाला रेनिन जो एंजाइम एक्ट एज अ हार्मोन का काम करता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। Now the last point that should be here understood here, that is a renin, double N renin help in digestion of milk protein, that is a casein। अब पता है कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है इसे केसिन कहते हैं। हम जो पनीर खाते हैं, पनीर के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। मिल्क के अंदर जो शुगर होती है उसे कहते हैं लैक्टोज, और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है इसे कहते हैं केसिन प्रोटीन। तो केसिन प्रोटीन का डाइजेशन जब आप मिल्क, आपको पता है कि हाउ द मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड, अगर आपको पता है कि स्टमक इज अ मेजर साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो आपने ऑलरेडी सीखा है कि स्टमक इज अ मेजर साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि स्टमक में बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही कम मात्रा में लिपिड डाइजेस्ट होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, तो मेन साइट जो है वो प्रोटीन ही है। तो ये पॉइंट आपको देखना कि मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन केसिन में होता है। इसकी भी जो रिएक्शन है, आप रिएक्शन इसकी लिख सकते हो। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन टॉपिक इसका रेफरेंस है, ये रेफरेंस आपको यहाँ पर करना है, कड़ी मेहनत करना है, हमें ध्यान रखना, ताकि सारे पॉइंट हम अच्छे तरह से रिटेन कर पाए। बाद में जो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रेनिन का, सिंगल एन वाला रेनिन जो है, सिंगल एन वाला रेनिन जो है, ध्यान रखना इसका रोल क्या है। तो सिंगल एन वाला रेनिन का रोल यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर, तो उसका जो रोल है कि एंजियोटेंसिनोजन, अभी एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाया, कौन सा? एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन, मतलब इनएक्टिव था, इसे हमने एक्टिव कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। अभी ये जो पॉइंट अगर आपको यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप इसको एज इट इज फिलहाल दिमाग में रखिए, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में आएगा जब हम देखेंगे मैकेनिज्म, कौन सा? रास मैकेनिज्म। तो आपको आगे की कुछ टॉपिक पढ़ना है, जैसे रास टॉपिक आपको पढ़ना है, और एक ध्यान रखना कि जब आप रास टॉपिक पढ़ते हो, ओके, RAS रास एक है और दूसरा RAS है, तो इसका संबंध एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ है, इसका संबंध एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ है, जबकि जो रास इसका संबंध आपके ब्रेन के साथ है। ब्रेन का जो आपका हाइपोथैलेमस पोर्शन है, ब्रेन का आपका जो कौन सा पोर्शन है? हाइपोथैलेमस पोर्शन है, हाइपोथैलेमस पोर्शन के साथ इसका संबंध है रास का। तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी दो रास है, डबल ए वाला रास और सिंगल एस वाला रास। तो ये जो रास है is very important in brain part, that is a concern with what? Concentration। इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। जो रास है ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड इसका संबंध कॉन्सेंट्रेशन से है, तो इसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन निकालो। और जो रास है RAS रास, तो इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो इस तरह से आज तक हमने यहाँ पर पॉइंट पूरे किए हैं, यानी किडनी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल की है। और अभी हम यहाँ पर जो किडनी का पहला पोर्शन हमने देखा है, किडनी का पहला पार्ट हमने देखा है। बाद में कल हम यहाँ पर यूरेटर देखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर देखेंगे, यूरेथ्रा वाला पोर्शन देखेंगे। यूरेथ्रा का भी एक आप डिफरेंस देख सकते हैं घर पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। अ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा, वो डिफरेंस जो है आपको यहाँ पर याद करना है, या मतलब लिख लेना है। ओके, उसी तरह से कुछ छोटे सवाल है, इसके भी आप लिख सकते हैं, आप नोटबुक लेके क्या रहिए। कि पहला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन स्वेट एंड सीबम। स्वेट आपको पता है और दूसरा होता है सीबम, इसका डिफरेंस आपको लिखना है। ओके, बाद में आप नेफ्रॉन के दो टाइप आपको सीखना है, जस्ट टर्मिनोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करता हूं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन, पहला टाइप है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है juxtamedullary nephron। So what is the difference between cortical nephron and juxtamedullary nephron? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाद में किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कई बार आप सुनते हो, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। बाद में एक टर्म आप सुनते हो किडनी फेलियर वाला टर्म है, व्हाट इज दैट टर्म। बाद में कई बार आपने सुना कि डायलिसिस फिनोमेनन होता है, तो डायलिसिस मतलब आर्टिफिशियल किडनी होती है, तो डायलिसिस के भी दो टाइप है, तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, और आप इस तरह से चैप्टर के अंदर जाके आपको 290 से लेकर 301 तक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, और साथ साथ इन सारी टर्मिनोलॉजी का आपको अच्छे से मतलब रिवीजन करना, और जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं
वो सारे आपको रिवाइज करना है। और किसी भी लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर के थ्रू जाके उसका एक रिकैप करके आपको बिल्कुल रेडी रहना है। ओके, थैंक यू।